मध्य प्रदेश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आज से शुरू हो गया है। प्रदेश भर में 65,000 बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को विशेष फॉर्म दे रहे हैं। इस फॉर्म में मतदाता का नाम, पहचान से जुड़ी जानकारी और फोटो पहले से अंकित है। आधा फॉर्म पहले से भरा रहेगा, जबकि आधा मतदाता को खुद भरना होगा। यही फॉर्म तय करेगा कि आप मतदाता सूची में रहेंगे या नहीं। बीएलओ घर घर जाकर ये फॉर्म देंगे, फिर जरूरी दस्तावेजों के साथ इसे वापस लेकर एआरओ को जमा करेंगे। हालांकि कांग्रेस इस प्रक्रिया पर ऐतराज जताते हुए इसे चुनाव आयोग का षड्यंत्र कह रही है। वहीं चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि ये कोई साजिश नहीं, बल्कि मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये प्रक्रिया बिना तैयारी के शुरू कर दी गई है, जिसमें दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और मजदूर वर्ग के नाम काटने की साजिश हो रही है। हम निगरानी कर रहे हैं और आयोग को नोटिस देंगे। मध्य प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया शुरू। 65,000 बीएलओ घर घर दे रहे फॉर्म। एक बीएलओ के पास 1100 मतदाताओं की जिम्मेदारी। 2003 की मतदाता सूची को बनाया गया आधार। संदिग्ध मतदाताओं का होगा वेरिफिकेशन। विवाहित महिलाओं को मायके से लानी होगी जानकारी। दस्तावेज देने के बाद भी सुनवाई की 3 स्तर की प्रक्रिया होगी। अपूर्ण तैयारी के साथ जल्दबाजी में एसआईआर की बात करना मेरा सीधा आरोप चुनाव आयोग पे है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है कि ये एसआईआर सिर्फ आप उन गरीबों के वोट कम करने के लिए, वो लोग जो दाड़ की मजदूरी पे चले जाते हैं, जो लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, उस वर्ग के वोट, चाहे अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो मजदूर वर्ग जो खेतों में काम करता है, उनके वोटों को कम करने के लिए एसआईआर लागू किया है। वहीं बीजेपी ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी रणनीति तय करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश भर से आए 400 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में बीएलए नियुक्त करने समेत वोटर लिस्ट मॉनिटरिंग की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान भी ये प्रक्रिया हुई है, इसीलिए कांग्रेस को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का नेटवर्क कमजोर है, इसीलिए वो मिथ्या आरोप लगा रही है। कांग्रेस बीच में वोटर लिस्ट को लेकर बात करती है, जब वोटर लिस्ट की गहनता से जांच हो रही है और वोटर लिस्ट पे चुनाव आयोग हर तरह से परीक्षण कर रहा है, तो चुनाव आयोग को इसका स्वागत करना चाहिए। अब उनका नेटवर्क नीचे कमजोर है, वो बीएलए 2 की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, उनको लोग नहीं मिल रहा है। ये हर नागरिक की, हर दल की जिम्मेदारी है कि हम एसआईआर में सहयोग करें और सही मतदाता सूची बनाएं, ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो सके। बहरहाल चुनावी साल में शुरू हुई ये मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया अब राजनीतिक जंग का नया मुद्दा बन गई है। एक तरफ कांग्रेस इसे मतदाता सूची से छेड़छाड़ की कोशिश बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी जागरूकता की बात कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मतदाता सूची के इस सुधार अभियान पर सियासत कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। एसआईआर वेलकम या भीड़ कम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। एसआईआर प्रक्रिया से वोटर लिस्ट में कितना होगा बदलाव? एसआईआर को कांग्रेस क्यों बता रही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा? संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कितना जायज? प्रदेश में एसआईआर को लेकर क्यों हो रही सियासत? एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अब 65,000 बीएलओ घर घर दस्तक देंगे,
आपको एक आधा अधूरा फॉर्म भरा देंगे, फिर उस फॉर्म में आप बाकी जानकारियां भरेंगे और उस जानकारियों को सत्यापित करती हुई, प्रमाणित करते हुए दस्तावेजों की प्रतियां लगाएंगे। फिर वो फॉर्म वेरीफाई होगा और उसके बाद ये निर्धारित होगा कि आप उस सूची में हैं कि नहीं। अगर कहीं कोई दस्तावेजी चूक हुई तो उसकी सुनवाई आप निर्वाचन आयोग में जाकर कर सकते हैं, उसकी भी अपनी एक प्रक्रिया होगी। लेकिन कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी रीसफलिंग है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और आज जब हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट आधार से वेरीफाई हो जाता है, आज हर चीज़ आधार से वेरिफिकेशन हो रहा है। OTP का जो सरकार डिजी लॉकर चला रही है, डिजी यात्रा ऐप चला रही है और तमाम ऐसे उपक्रम हैं। बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ तो आधार पर जो नंबर रजिस्टर होता है उस पर एक OTP आता है। तो एक बड़ी संख्या तो उस प्रक्रिया के थ्रू कर सकती थी, बाकी का भौतिक तरीके से हो जाता। डिजिटलाइजेशन के दौर में भौतिक सत्यापन होगा पूरे प्रदेश की जनता का, पूरे देश में ये प्रक्रिया होने वाली है। कांग्रेस कह रही है कि ये पात्र मतदाता को परेशान करने की कवायद है। कई ऐसे ग्रामीण जनजाति सुदूर अंचलों से जुड़े हुए मतदाता जिनके पास दस्तावेजी अपूर्णता है, उनको किसी तरह से इस लिस्ट से हटाने की कवायद है। वहीं चुनाव आयोग कह रहा है कि वोट चोरी के आरोप लगते हैं तो हमें एक साफ सुथरी मतदाता सूची चाहिए। ये हमारी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको एडॉप्ट कर लिया है। चुनाव आयोग के इस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ लिया और उनकी तो बैठक शुरू हो गई और कैसे करना है। तो चुनाव आयोग की इस कदम से भारतीय जनता पार्टी आह्लादित है, वहीं कांग्रेस आक्रोशित है। तो SIR आखिर सर जी का वेलकम होगा या सर जी के द्वारा भीड़ कम की जाएगी, देखना दिलचस्प रहेगा। अमित शर्मा जी महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। ब्रज गोपाल लोया जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। कन्हैया लोधी जी वरिष्ठ पत्रकार पैनल में मौजूद हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। ब्रज गोपाल जी, चुनाव आयोग जैसे ही कुछ कहता है आप हाल फाग शुरू कर देते हो। आज ब्रज में हो रही रे रसिया, हाल प्रसन्न हो के, अरे मतलब ऐसा रहता है जैसे दोनों लोगों का पहले से ही मामला सेट हो चुका हो। देखिए, ये कोई हमारी आज की नई आदत नहीं है नवीन जी। ये तो हमारी स्थायी हमेशा की आदत है जी। कि इस देश की संवैधानिक संस्थाएं जो जो कहती हैं उसका पालन हम तुरंत करते हैं। जी। ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी ने करवाई थी तब भी सहयोग किया था। इसके बाद इंदिरा जी ने करवाई तब भी सहयोग किया, राजीव गांधी ने करवाई तब भी किया और सोनिया गांधी वाली सरकार ने कराया था तब भी किया। हम तो संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना और उस प्रक्रिया का पालन करना। देखिए नवीन जी, एक बात आप समझिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि मतदाता सूचियों को स्वच्छ होनी चाहिए, क्या उनकी ये जिम्मेवारी नहीं है कि वो ये स्वच्छता अभियान में अब उनका साथ दें? हम चाहते हैं कि इस देश का एक भी नागरिक जिसे मत देने का अधिकार संविधान ने दिया है वो छूटे ना, और एक भी ऐसा व्यक्ति जिसे मत देने का अधिकार नहीं है वो मतदाता सूची में रहे ना। एक और विषय है जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि उसमें ये छूट जाएगा, उसमें वो छूट जाएगा। आज गांव में ये तो आपने जब भी कहा था जब इस देश में डिजिटल लेन देन की शुरुआत हो रही थी, मगर हुआ क्या? आधार कार्ड बन रहे थे तब भी आप यही कह रहे थे। आप याद करिए, आधार कार्ड पे तो आप कह रहे थे, सरकार आधार कार्ड पे तो ये बात आप कह रहे थे कि आधार कार्ड तो जो है गोपनीयता भंग करने वाले। ये तो नंदन नीलकेणी जी ने इनिशिएट लिया था ना। आधार तो कांग्रेस के शासनकाल का वो है जी। मैं वही कह रहा हूं कि जैसे ही इन्फोसिस के चीफ नंदन नीलेक जी ने हमारी शंकाओं का समाधान किया, इधर भारत विश्वगुरु बनवाए दे रहा हूं, आपके सिग्नल हमें मिल नहीं पा रहे। लोया जी क्या करें? जी जी, आवाज आ रही है क्या लोया जी? देखिए, शक होना और प्रश्न करना लोकतंत्र में अधिकार है, मगर जब विशेषज्ञ सलाह दे और कोई जिम्मेवार संस्था उसकी जिम्मेवारी ले तब उसे स्वीकार करना प्रत्येक राजनीतिक दल का कर्तव्य है। केवल मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का। एक बात और कहता हूं, SIR के पहले
राहुल गांधी जी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गए थे, इनके साथ के बहुत सारे लोग। उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किन किन के नाम छूट गए हैं, जरा ऐसे लोगों को आप हमारे समक्ष प्रस्तुत करिए। आप देखिएगा केवल 3 लोगों को प्रस्तुत कर पाए पूरे एक बिहार राज्य में, जिसमें 7.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे। तो ये बट परंतु किंतु लेकिन काल्पनिक प्रश्न, इन प्रश्नों से देश नहीं चलने वाला है। देश वास्तविकता से चल रहा है। देश का कोई नागरिक मतदाता सूची से छूटेगा नहीं। हाँ, कांग्रेस इसलिए भाग रही है कि उसे बीएलए मिल नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में उनके पास बीएलए का अभाव है, और जब तक उनके पास, अब बीएलए क्या है, उनके पास तो विधानसभा के प्रभारी लापता हो जाते हैं। बहुत सारे नेताओं की ड्यूटी बिहार चुनाव में लगाई थी, वो बिहार नहीं गए। तो बीएलए मिलना और फिर इसके बाद वो उपस्थित रहे, इसकी व्यवस्था करना मुझे नहीं लगता कांग्रेस के लिए आज ये संभव है। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अमित जी वो कह रहे हैं कि पारदर्शिता की दिशा में कदम है, तो सहमत हैं? बोले आपके शासनकाल में भी तो उठाए गए थे कदम। देखिए नवीन जी, मैं सम्मानित लोहिया जी की बात का पहले 2-3 बातों का जवाब दूं जो उन्होंने शुरुआत करी। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हम सरकारी संस्थाएं का कभी मजाक नहीं उड़ाते। ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक संस्थाओं का कभी मजाक नहीं उड़ाते। और उन्होंने, मैं आपको याद दिला दूं कि सीबीआई, ईडी और तमाम सरकारी संस्थाओं को कांग्रेस के शासनकाल में कठपुतली का नाम देने के लिए कौन प्रचलित था, ये अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछें। और आपने तो, प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा जैसी संस्था को मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाने के बाद आपने स्वयं उसको अडॉप्ट करा, और प्रधानमंत्री जी की आंखें खुली 2 साल बाद, कहा कि बहुत अच्छी संस्था है इस। और नहीं, वो तो योजना थी। देखिए आप कंफ्यूज बहुत कर रहे हो, कहीं संस्था। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि स्वच्छता जैसा अभियान, तो माफ करिए, अगर ये वोटर चिन्हित का काम जो चुनाव आयोग का अगर स्वच्छता जैसा हो गया कि आपके मंत्री विधायक आए, एक दिन आपने बस झाड़ू लगाई, फोटो खिंचाए और चले गए, तो इसका बेड़ागर्क हो जाएगा अगर ये उदाहरण है तो। दूसरी बात, गायब हो गए, आपको बीएलए और कांग्रेस को लोग नहीं मिल रहे, ना बीएलए 1 ना बीएलए 2। तो आपके इस मध्य प्रदेश में विधायक और मंत्री गायब होते रातों रात। या कांग्रेस का तो सब ठीक चल रहा है। अब आई मुद्दे की बात। सब ठीक चल रहा है, सही बोलना है। मैं इस बात पर ये कहना चाहता हूं, ये सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा तो ऐसा ही चलता रहने दें। मैं कह रहा हूं सब ठीक चल रहा है, और इस ठीक को और ठीक करने वाले हैं। तो फिर कैसा ठीक? मुद्दे की बात आज आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। देखो, आप कह रहे सब ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक को और ठीक करने वाले आज अमित जी क्या है? जिस हिसाब से एसआईआर आई, आप देखिए, जैसे ब्रज गोपाल जी हैं भाई, इन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, सारी पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए, हम सब। ये जैसे ही एसआईआर का मामला आ रहा है बिहार के बाद, भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं और नेता हैं वो चुनाव आयोग के प्रवक्ता के तौर पर शामिल हो रहे हैं। यही एक शंका पैदा करती है कि भाई संस्कारी संस्थाएं वो अपना काम करेगी, आप ये कहिए कि सारे राजनीतिक दलों को इसमें सहयोग करना चाहिए, तो कांग्रेस भी सहयोग कर रही है। और फिर कहते हैं ना कहीं दाल में कुछ काला है, तो बिहार में दाल में काले में सबूत मिले। राहुल गांधी जी ने इस बात को परिलक्षित करा कि एक जगह आपके मतदाता के कितने लोग थे और कहां वो पाए गए, प्रामाणिकता से बताया। लेकिन आपकी आंखें तो चुनाव आयोग के साथ पट्टी बांध के बंद पड़ी हुई हैं, तो आपको तो हरा हरा दिखाई देगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं नवीन जी, मध्य प्रदेश में एसआईआर की शुरुआत आज 4 तारीख से हो गई है। सरकार को इसका मतदाता का संरक्षण का दायित्व तो लेना चाहिए। यह कोई मजाक का विषय नहीं है कि मध्य प्रदेश का कोई निवासी है, अगर 2003 से जो गाइडलाइन तय करी गई है, अगर वो मतदाता सूची में उसके पिता का, परिवार का नाम जुड़ा हुआ है, तो सरकार को ऐलान करना चाहिए कि डरने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कहना चाहिए कि निष्पक्ष होना चाहिए। भाई चुनाव आयोग आपका तो है नहीं, चुनाव आयोग तो सभी का है, निष्पक्ष होना चाहिए। इस बात की मांग हमेशा कांग्रेस पार्टी उठाती रही, लेकिन जब जब चुनाव आयोग को सच की बात दिखाई, आप उसके प्रवक्ता के तौर पर खड़े रहे। इसमें मुख्यतः जैसा उमंग सिंगार जी ने कहा कि आदिवासी ट्राइबल क्षेत्रों में और गांव देहातों में कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। ऐसा नहीं हो कि पोलिंग बूथों को आइडेंटिफाई कर दस्तावेजों के आधार पर मूल निवासियों के और
जो महत्वपूर्ण मतदाता है उसके नाम राजनीतिक दृष्टिकोण से काट दिए जाएं, कहीं ऐसा इस एसआईआर की आड़ में ना हो। कांग्रेस सचेत है। जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी के निर्देश पर पूरे बूथ और BLA 1 और BLA 2 बना दिए गए। ये पिछले अगले दिन ये जमा चुनाव आयोग में कर दिए जाएंगे। जो मेरे भाई कह रहे हैं कि मिल नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग की वो कांग्रेस की लिस्ट निकाल लेना, जो कोई भी निकाल सकता है, वो आप उसको ध्यान से अपने दफ्तर में देख लेना कि अगर कांग्रेस को लोग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। लेकिन अंतिम बात आपसे अपेक्षा यह है कि सरकार के तौर पर, उपेक्षा नहीं अपेक्षा, आपसे अपेक्षा यह है कि सरकार के तौर पर आपको मध्य प्रदेश के मतदाताओं का संरक्षक बनना चाहिए, ना कि उनको वोट कटाऊ बनना चाहिए। प्रतिक्रिया ले लेता हूं कन्हैया जी। कांग्रेस की एक आशंका है कि ये उनके जो पारंपरिक वोटर्स हैं उनको आउट करने का एक प्लान है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जनजाति समुदाय है, और बीजेपी कह रही है कि ये पारदर्शिता भरा बड़ा कदम है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप देखें, लगातार ऐसा नोटबंदी, GST, कुछ ना कुछ सरकार ऐसा करती है जो पूरे देश के मानस को प्रभावित करता है। हालांकि पुनरीक्षण हो जाए अच्छी बात है, लेकिन उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। 65,000 BLO जाके काम करेंगे, तो कुछ अगर त्रुटियां होंगी तो थोड़ा बहुत जनता को भी परेशानी। बेहतर है कि इसको वो इस तरह से बनाएं कि जो लोग सुसंगत हैं, दक्ष हैं तकनीकी रूप से, वो डिजिटल फॉर्मेट में भी अपनी एप्लीकेशन भर सकें, ताकि एक फेस टू फेस और 1 to 1 जो लोग नहीं कर पा रहे हैं डिजिटल माध्यमों से, तो सिर्फ वही लोड रह जाए। तो सरकार को इस पर मुझे लगता है और तैयारी के साथ उतरना चाहिए था, जैसा कांग्रेस कह रही है। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन तो इस पर बना हुआ है, क्या कहें? आपने सही कहा। पहली बात तो मैं ये कह दूं मैं नवीन जी कि इसमें किसी सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ये विशुद्ध रूप से इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन और इसमें जो राज्य सरकार का जो अमला होता है, जो तंत्र होता है, वो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे जो है वो काम करता है। वो नंबर 1। नंबर 2, जैसे अभी जो SIR मतलब 2025 में जो हो रहा है, तो जैसे कांग्रेस को ये ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि हमारे जो ट्रेडिशनल, जो परंपरागत रूप से जो वोटर हैं, उनको लगता है कि दलित हमको वोट करते हैं, आदिवासी हमको वोट करते हैं, अल्पसंख्यक उनको वोट करते हैं, और उनके वोट कटने की उनको यदि आशंका लगती है, तो 2025 में ये जब हो रहा है, तो इस समय जो है केंद्र में भाजपा की सरकार है, NDA की सरकार है। इससे पहले जब भी ये जो प्रोसेस हुई है, जो SIR की जो प्रक्रिया हुई है, तो वो हमेशा जो है वो केंद्र में है, कांग्रेस की सरकार रही है। तो क्या उस समय भी इस तरह की कोई भावना रही होगी? क्या उस समय भी इसी तरह से मंतव्य रहा होगा कि भाई ये जो भाजपा को, या उस समय की जो भी तात्कालिक जो विपक्षी दल रहा होगा, क्या उनके वोट काटने के लिए SIR की प्रक्रिया की गई थी, जो आज उस टाइप की प्रक्रिया जो वही जो है इलेक्शन कमीशन जो है कर रहा है? तो ये सवाल का जो जवाब है पहले कांग्रेस को देना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ये आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा विशुद्ध रूप से मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन की एक तरह से सतत एक तरह से प्रोसेस का ये हिस्सा है। ये पक्ष विपक्ष जरूर है, बीजेपी इसको बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम कर रही है, कांग्रेस इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठा रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस मामले में जितना बढ़िया आगे बढ़कर के जितना सहयोग करना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी आपत्ति रहती है कि वो जो मतदाता सूची है उसमें बहुत सारे बोगस जो नाम है वो दर्ज है, एक ही वार्ड में या एक ही किसी बूथ में एक ही घर में पता चले कि साहब उनको लगता है कि 150 लोगों के नाम है। तो ये उसी का तो शुद्धिकरण की प्रोसेस है। इसमें तो चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, इसमें तो दलगत वाली कोई बात ही नहीं आनी चाहिए। जितना सहयोग अपनी ओर से जितना मैक्सिमम करें, वो तो जितने भी राजनीतिक दलों के जो एजेंट हैं, जो बने हुए BLA जो बने हुए हैं, वो आकर के बताएं कि भैया ये जो मकान है उसमें यहाँ पे तो एक्चुअल में 10 लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पता चले 200 लोगों के नाम दर्ज है। आप लाइए ना, उसको क्लेरिफिकेशन उसको दीजिए ना, BLO को बताइए ना कि आपकी ये जो सूची में है ये गलत नाम जुड़े हुए हैं, एक्चुअल नाम तो हमारे पास में है, ये लीजिए ना। यही तो इसी बात को लेकर तो डिबेट होना चाहिए। इसी बात को लेकर कई प्रश्न पूछ लेता हूं। अगर यह मतदाता सूची को रिफाइन करने की प्रक्रिया है, सही करने की प्रक्रिया है अमित जी, तो इसमें डर किस बात का है? किस बात का डर? कभी किसी बात का डर नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं वो ये और एक लाइन जोड़ देते कि हाँ, राहुल गांधी जी ने जिस प्रमाण के साथ बात करी थी
और निष्पक्ष उनकी बात जब निकल के सामने आती है, इस बात को आगे बढ़ाते कि राहुल गांधी जी ने प्रमाण जो दिए थे वो चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट मांग रहा है, तो चुनाव आयोग को उस बात की संज्ञान कर उनको क्लियर करना चाहिए था। इस बात को और वो जोड़ते तो मुझे लगता है कि डिबेट बहुत निष्पक्ष अच्छा, एक बात बताओ, कांग्रेस का सवाल। नवीन जी आप बोल लीजिए, लेकिन आप लोहिया जी में नहीं बोल रहे, लोहिया जी का आप मुझे टोक रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मैं इस बात को, अरे रुको लोहिया जी बात जो है कहते कहते अटक रही है, तो कहीं ऐसा लगता है कि शायद बात निष्पक्षता नहीं, आप करो आप चाहे सहकारी संस्थाएं बोलो, सरकारी बोलो, संवैधानिक बोलो, एक बात को समझ लीजिए, राहुल गांधी खो की तरह, अरे मेरी बात सुनिए, खो वो उनका सुनेंगे, आपके पास मान तो जाइए लोहिया जी, उसका उत्तर तो सुनो। अरे लोहिया जी अरे मेरी बात तो सुना, आप पे आ रहा हूं, 2 मिनट इनकी बात पूरी कर लेने दीजिए, बोलिए इनको बोल लेने दीजिए। तो जैसा कन्हैया जी कह रहे हैं, मैंने कहा ना कि उस बात को और जोड़ते प्रमाणिकता से, तो क्यों नहीं एफआईआर करा रही चुनाव आयोग? अगर राहुल गांधी ने बड़े प्रमाण गलत दिए तो भाई कोई वरिष्ठ पत्रकार, आप पीआईएल लेके चले जाते कोर्ट में कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होनी थी। भाई राहुल गांधी ने तो इस बात को एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये बताया कि ये गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो उसको सही होना चाहिए, और शायद विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि हर बात को संज्ञान में लाया जाए, हर बात को सरकारी संस्थाओं को बताया जाए जो गलत हो रहा है। और रही बात जो लोहिया जी कह रहे हैं, लोहिया जी मैं आपको बता दूं कि कौन फेंक रहा है, ये फेंकू यही कहता था, ये फेंकू मोदी जी यही कहते थे कि 400 पार होंगे। अब आप तो इस बात की चर्चा करो ही मत कि फेंकने की चर्चा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और चैनलों के माध्यम से कई जगह मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग पर जिस तरीके से प्रवक्ता बनकर खड़े हो रहे हैं, ये एक शंका का विषय है। मैंने कहा ना, क्यों नहीं कह रहा है कि निष्पक्ष होना चाहिए? जैसे कन्हैया लोधी जी ने सारी गलती कांग्रेस को दोषित बता दिया, मेरा यह कहना है कि निष्पक्ष की बात कांग्रेस करने की कह रही है और इसका हम सम्मान करते हैं, और हमारे बूथ के कार्यकर्ता BLA 2 बना दिए गए, और जो प्रमाण होगा उसको हम साबित करके बताएंगे। अगर उस साबित करने पर FIR होगी और हमसे ही पूछा जाएगा कि उनके रिकॉर्ड आप सन 1990 के लेके आइए, तो इससे पहले चुनाव कैसे हो रहे थे? और जब पहले कांग्रेस के जमाने में हुआ था, तो या तो कन्हैया लोधी जी चले जाते अदालत, या बीजेपी चली जाती, तो उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आपने बोल लिया, अब नहीं कहना ये कि आप बोलने नहीं देते। देखिए अमित जी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा भाई, हर बात को आप चूंकि अभी तो बोल लिए ना आपने। हाँ। क्या और बोलना है तो मैं तो 30 तक ले जाऊंगा चर्चा, बस आपकी भड़ास निकलनी चाहिए। देखिए कोई और तो नहीं रह गया मन में, नहीं रह गया। देखिए प्रश्न ऐसा लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए, आरोप के बाद भी पूछ लेते, ऐसा ही चुनाव आयोग को पूछना चाहिए था कि भाई और कोई भड़ास तो नहीं रह गई, कर लेते। बिल्कुल लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनकी प्रतिबद्धताएं ऐसी होनी चाहिए। अमित जी मेरे पर जितना आरोप लगाएंगे मैं अमित जी को उतना ही टाइम ज्यादा दे दूंगा, कोई बात नहीं, ब्रेक नहीं लेंगे, लेकिन अमित जी को बात तो पूरी करने देंगे। लोहिया जी अब आप जो कह रहे थे आप दीजिए, अब दीजिए जवाब। मुझे बहुत सारी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। 3 बात स्पष्ट है, राहुल गांधी प्रचंड गो की राजनीति करते हैं, खो की तरह राजनीति करते हैं। आरोप लगाया और भाग गए। ये उसको आप एफिडेविट देकर, शपथ पत्र देकर ये कहेंगे ये कानून किसने बनाया? ये आपके ही माताजी पिताजी इन्होंने बनाया। अब आप उस कानून से बचना चाहते हैं। आपको याद होगा पेगासस का आरोप भी आरोप लगाया था, उससे भाग गए। और मैं एक बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, क्या अब राहुल गांधी वो इस यात्रा के बाद एक बार भी एसआईआर की चर्चा कर रहे हैं क्या बिहार की? नहीं कर रहे हैं। अब 2 प्रश्न आए हैं आपकी चर्चा में। एक हमारे अमित जी कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेवारी ले। मेरे दल की सरकार है, इसलिए मैं सरकार की बात तो नहीं कर रहा, मगर मेरे दल की सरकार है तो मैं ये जरूर कहता हूं कि मध्य प्रदेश का ऐसा एक भी नागरिक जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी यदि मध्य प्रदेश के मतदाता रहे हैं और वो स्वयं मध्य प्रदेश का मतदाता है, तो उसे किसी दस्तावेज को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो मध्य प्रदेश का मतदाता रहेगा, किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। एक और है जो आपने और माननीय हमारे लोधी जी ने कहा है, नवीन जी एक बात शब्द बार बार आता है कि हमारे परंपरागत वोट हट ना जाए। क्या वोटर भी परंपरागत होता है? तो फिर लोकतंत्र में चुनाव की क्या आवश्यकता है? जिस पार्टी के नेता परंपरा से आ रहे हैं उसने वोटर को भी परंपरा से मान लिया।
इससे ज्यादा कोई किसी राजनीतिक दल का दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि आप ये मान बैठे कि जिसके पिताजी ने, जिसके दादाजी ने हमें वोट दिया था वो हमें भी वोट देगा। इससे ये मुगालते छोड़िए। जिनके बाप दादाओं ने आपको वोट दिए थे, आपके आचरण ठीक नहीं थे, उनके बच्चे आज हमारे साथ खड़े हैं और इसको स्वीकार करिए। वोटर परंपरागत नहीं होता और हमारे यहाँ तो नेता भी परंपरागत नहीं होता। आपके यहाँ नेता परंपरा और परिवार से आता है, जिस पर बड़ा हमला आज शशि थरूर ने किया है कि आप, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस देश का जो वास्तविक नागरिक है, इस प्रदेश का जो निवासी है, इस प्रदेश का जो मतदाता है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत घुसपैठियों को है। 5-7 बातों से भी ज्यादा बड़ी हो गई। सर, अंतिम प्रतिक्रिया। नवीन जी, पे अमित जी ने जो बात कही है बिहार वाले प्रसंग को लेकर के, तो मैं छोटा सा मतलब एक करेक्शन है कि इलेक्शन कमीशन मतलब एक ऐसी बॉडी है जो उसमें नियम, जो प्रोविजन बने हुए हैं कि यदि आप उस पर मैं यदि कोई आक्षेप यदि लगाता हूं, किसी भी तरह का कोई आरोप लगाता हूं, तो सिर्फ मैं सड़क पे खड़े होकर के आरोप लगा देना मेरे लिए पर्याप्त नहीं होगा इलेक्शन कमीशन के लिए। यदि आप जनप्रतिनिधि हैं तो उनको बाकायदा ये एफिडेविट देना होगा, शपथ पत्र देना होता है, वो भी जो इलेक्शन कमीशन के जो मानक है, जो नियम है, उसके तहत, उसके दायरे में रह करके यदि आप जब एफिडेविट देंगे, किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, तो फिर उसका वो सत्यापन करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। ये किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब राह चलते मतलब किसी भी तरह का आरोप लगा दें इलेक्शन कमीशन पे, तो ऐसा तो पता चल के कोई भी किसी भी तरह की कोई बात भी कह सकता है। तो हमको बहुत तथ्यों के साथ में और बहुत ही प्रामाणिक तरीके से आरोप की बात जो है वो इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने जो है राहुल गांधी जी से भी जो है वो शपथ पत्र मांगा था कि जो बात वर्बली आप कह रहे हो तो आप हमको शपथ पत्र में दे दीजिए। तो लेकिन वो अनफॉर्चुनेट जो है वो अभी तक शपथ पत्र में नहीं दे पाए हैं। और उसी जो एसआईआर जो अब मध्य प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश से 12 राज्यों में हो रहा है, तो जो बिहार में हुआ तो उसका वो निष्कर्ष निकल करके आया ना कि 34 से 35 लाख जो है बोगस वोट आइडेंटिफाई हुए ना, उनको फिर वो मतदाता सूची से बाहर किया गया ना। तो ये कोई छोटी संख्या तो नहीं होती। यदि हम 4-5 लोगों, और मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा कि ये जो एसआईआर हो रहा है तो ये भी 100% पूरी तरह से सटीक हो जाएगा और पूरी तरह से प्रामाणिक हो जाएगा। एरर की हमेशा एक माइनर एरर पॉइंट कुछ या जो भी होगा, उनका जो भी तय मानक होगा इलेक्शन कमीशन का, एरर की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। ये बिल्कुल तय मान के चलिए। और जहां तक मुझे लगता है, मैं अमित जी से ये कह रहा हूं कि जैसे कांग्रेस इतना जो इस बात को लेकर के विरोध करती है, इनका नैतिक तो दायित्व बनता है कि अपने जो बीएलए हैं उनको ये इस बात के लिए ताकीद करें, उनको ट्रेन करें कि भैया कोई भी जेन्युइन व्यक्ति जो है वो आपकी मतदाता सूची से बाहर नहीं रह पाए, उसका नाम जुड़े, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अमित जी की पार्टी की है। बीजेपी जो है अपने तरीके से तो करने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आरोप लगाने वाली जो दल है उसकी जो है बड़ी जिम्मेदारी है इस मामले में। समय सीमा मेरी बात कहिए। समय सीमा 16 लाख वोट आपत्ति और निराकरण, मेरी बात तो सुनिए। इसकी समय सीमा के तहत उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। मेरी बात समय सीमा के तहत मैं ये आपत्ति दर्ज कराता हूं कि आप समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एसआईआर माने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है कांग्रेस कह रही है, ये इंटेंसिव है, ये इंटेंस है। पहले से ही सोची समझी साजिश है कि कांग्रेस का जो जनाधार है उसको कम करना है और मतदाताओं को परेशान करने की कवायद है। जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि ये मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण है, उनको संशोधित करके उनको शुद्ध करने की कवायद है। भारतीय जनता पार्टी इसका वेलकम कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि ये कहीं ना कहीं मतदाताओं को छांटना चाहते हैं, भीड़ कम करना चाहते हैं और यह एक आधी अधूरी तैयारी है। तो अब ये जो पुनरीक्षण प्रक्रिया है, इसके क्या परिणाम होंगे और इस पर किस प्रकार की राजनीति रुख रहेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रही है IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।